हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथ्स एकेडमी में। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट कर रखी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा था। हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, एक फंक्शन है मेरा f विच इज डिफाइंड फ्रॉम डी टू सी, जो डी से सी में डिफाइंड है। एक z नॉट पॉइंट है डी का, तब इस फंक्शन f को मैं z नॉट पर कंटिन्यूअस कहूंगा अगर इस फंक्शन की लिमिट इस पॉइंट z नॉट पर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए और इस लिमिट की वैल्यू इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसके बराबर हो जाए, तब हम कहते हैं कि फंक्शन f इस पॉइंट z नॉट पर कंटिन्यूअस है। इसके बाद देखिए कि एक फंक्शन है मेरा f विच इज डिफाइंड फ्रॉम डी टू सी, z नॉट बी एनी पॉइंट, z नॉट कोई पॉइंट है, ठीक है। और अब मैं देखना चाहता हूं कि फंक्शन f z नॉट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसके लिए मेरे को क्या फाइंड करना पड़ता है, फाई ऑफ z, और ये मैं फाइंड करता हूं f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट से। अगर लिमिट ऑफ फाई z एट पॉइंट z नॉट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए, कहने का मतलब ये लिमिट अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए, तब हम कहते हैं कि ये फंक्शन f z नॉट पर डिफरेंशिएबल होगा। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर डेफिनेटली कंटिन्यूअस भी होगा। कहने का मतलब कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। ये ध्यान रखना है आपको कि कंटिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन है डिफरेंशिएबल होने के लिए। अगर कोई पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन डेफिनेटली डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रेगुलर पॉइंट। तो समझते हैं कि रेगुलर पॉइंट क्या होता है। लेट f बी अ फंक्शन ऑन d। f एक फंक्शन है जो d पर डिफाइंड है। z नॉट बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ d, और z नॉट d का कोई इंटीरियर पॉइंट है। देन वी से f इज रेगुलर एट z नॉट। तब हम कहेंगे कि f z नॉट पर रेगुलर है, या कहें z नॉट इज ए रेगुलर पॉइंट ऑफ, या कहेंगे कि z नॉट f का एक रेगुलर पॉइंट है इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f डैश z एग्जिस्ट फॉर ऑल z बिलोंग्स टू मॉडुलस ऑफ z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा। इस चीज को समझे कि कोई भी एक फंक्शन मेरा है f जो d से c में डिफाइंड है, ठीक है। z नॉट में कोई पॉइंट ले रहा हूं जो इंटीरियर पॉइंट है d का, ठीक है। तब इस z नॉट को इस फंक्शन का मैं कहूंगा रेगुलर पॉइंट अगर मेरे को एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिल जाए कि मैंने क्या किया, z नॉट को सेंटर बनाया और डेल्टा रेडियस की एक ओपन डिस्क बनाई। तो इस ओपन डिस्क के अंदर हर एक पॉइंट पर इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। या इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन देखें, f इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन ओपन डिस्क z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा। कहने का मतलब ये जो ओपन डिस्क है जिसका सेंटर z नॉट है, रेडियस डेल्टा है, इसके अंदर हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, तब हम कहते हैं कि z नॉट क्या होगा, इस फंक्शन का एक रेगुलर पॉइंट होगा। तो यहां से एक चीज हमको पता लगती है कि रेगुलर पॉइंट होने के लिए उस पॉइंट पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए, उसके साथ एक ऐसी ओपन डिस्क मिल जाए z नॉट के अराउंड कि उस ओपन डिस्क के अंदर हर एक पॉइंट पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। तो एक चीज ध्यान रखना, किसी पॉइंट के किसी फंक्शन के रेगुलर पॉइंट होने के लिए जरूरी कंडीशन है कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, साथ ही उस पॉइंट के अराउंड एक ऐसी ओपन डिस्क मिल जाए कि इस ओपन डिस्क के अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। तो ध्यान रखना, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो पॉइंट डेफिनेटली उसका रेगुलर पॉइंट नहीं होगा। रेगुलर पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, साथ में ही उस पॉइंट के अराउंड एक ऐसी ओपन डिस्क मिल जाए कि उस ओपन डिस्क के अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, तब उस पॉइंट को हम कहते हैं रेगुलर पॉइंट। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, है ना, और ये फंक्शन डिफाइंड है c से c में। तो हम देखना चाह रहे हैं इसके रेगुलर पॉइंट्स। तो रेगुलर पॉइंट्स के लिए पहले क्या होना चाहिए कि वो सारे पॉइंट फाइंड करेंगे जिन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है।
क्योंकि जिन पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो तो डेफिनेटली रेगुलर पॉइंट नहीं होंगे। जिन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है पहले हम वो चेक करते हैं। तो हमारा जो एफ ऑफ जेड है वो है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं जेड इंटू जेड बार। अब देखो किसी भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने के लिए जरूरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो कॉची रीमान इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करे। जब इस फंक्शन को मैंने देखा इसके अंदर जेड बार की टर्म आ रही है तो मेरे को एक फॉर्म याद आई सीआर इक्वेशन की जिसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहते हैं, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार। तो मैंने यहां से डेल एफ अपॉन डेल जेड बार किया तो जेड बार के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो इसका 1 और जेड का जेड रह गया। अब नेसेसरी कंडीशन क्या है, किसी पॉइंट पर फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए कि वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और जो सीआर इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो क्या कहती है कि डेल एफ अपॉन डेल जेड बार शुड बी जीरो। ये कितना होना चाहिए, जीरो। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब जेड क्या हो जाएगा, जीरो। कहने का मतलब अगर जेड जीरो नहीं है तो ये कंडीशन इस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब नॉन जीरो नंबर पर ये फंक्शन कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि नॉन जीरो नंबर पर अगर डिफरेंशिएबल होता तो नेसेसरी कंडीशन थी उन पॉइंट पर वो सीआर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, जबकि ये सीआर इक्वेशन केवल कहां सेटिस्फाई हो सकती है, तो जेड की वैल्यू क्या हो, जीरो, क्योंकि सीआर इक्वेशन यही तो होती है। जब जेड की वैल्यू जीरो होगी तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कहने का मतलब जीरो के अलावा किसी दूसरे पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। इसका मतलब जीरो के अलावा कोई दूसरा पॉइंट तो इसका रेगुलर पॉइंट हो नहीं सकता। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाई ऑफ जेड फाइंड करेंगे। फाई ऑफ जेड कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो। ठीक है, तो फाई ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड को मैं लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो, जीरो हो जाएगा क्योंकि यहां जीरो रखूंगा तो जीरो का मॉड जीरो और उसका स्क्वायर भी जीरो, अपॉन जेड माइनस जीरो। इसकी बात करूं तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर को लिख सकता हूं जेड इंटू जेड भाग अपॉन जेड, जेड से जेड कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, जेड भाग। अब मैं क्या करता हूं, इसकी लिमिट चेक करता हूं, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट आता है, जेड नॉट की जगह जीरो है हमारे पास, फाई ऑफ जेड, तो यहां कितना आ गया, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो जेड भाग। अब एक चीज देखो, जेड हमारा होता है एक्स प्लस आयोटा बाई, अगर ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है इसका मतलब एक्स भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, वाई भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। जेड बार की बात करें तो वो होता है एक्स माइनस आयोटा बाई, जब एक्स जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो ये जीरो की तरफ, और वाई जीरो की तरफ टेंड करेगा तो माइनस वाई भी जीरो की तरफ टेंड करेगा। इसका मतलब जेड बार भी कहां टेंड कर जाएगा, जीरो की तरफ। तो ये लिमिट क्या आ गई, जीरो। तो ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई। इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारे पास एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ये जीरो पर तो डिफरेंशिएबल है लेकिन जीरो के अलावा किसी दूसरे पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम चेक करें कि जीरो इसका रेगुलर पॉइंट है या नहीं है। तो एक चीज देखें, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा ओरिजिन। इस ओरिजिन पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेकिन ओरिजिन के अलावा कहीं भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। रेगुलर पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए था कि एक ओपन डिस्क मेरे को मिलनी चाहिए थी। अब मैं चाहे कितनी छोटी ओपन डिस्क लूं, इसके अंदर मेरे को बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन केवल कहां डिफरेंशिएबल है, जीरो पर। तो इस ओपन डिस्क के अंदर चाहे मैं कितनी ही छोटी क्यों ना ले लूं, इस ओपन डिस्क के अंदर जीरो के अलावा कहीं भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब जीरो इसका क्या नहीं हो सकता, रेगुलर पॉइंट नहीं हो सकता। और जीरो के अलावा कोई दूसरा पॉइंट तो इसलिए नहीं होगा रेगुलर क्योंकि वहां ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो जहां डिफरेंशिएबल नहीं है वो तो डेफिनेटली रेगुलर पॉइंट नहीं होगा। और जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था तो जीरो के अराउंड हमने एक ओपन डिस्क बनाने की कोशिश की कि इस ओपन डिस्क के अंदर सारे के सारे पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए था, लेकिन ये फंक्शन हमारा केवल जीरो पर ही डिफरेंशिएबल है। चाहे मैं कितनी ही छोटी ओपन डिस्क ले लूं, ये फंक्शन जीरो के अलावा कहीं बाकी दूसरे पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब ये फंक्शन का कोई भी रेगुलर पॉइंट नहीं है। तो इसके जो रेगुलर पॉइंट होंगे वो कोई भी पॉइंट इसका रेगुलर पॉइंट नहीं हो सकता। सो दिस फंक्शन एफ हैज नो रेगुलर पॉइंट। तो आपको यहां से एक चीज ध्यान रखनी है कि रेगुलर पॉइंट अगर हम चेक करना चाह रहे हैं तो पहले वो पॉइंट फाइंड करो जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जिन पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो डेफिनेटली रेगुलर पॉइंट नहीं होंगे। अब जिन पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है फिर उन पॉइंट पे चेक करो कि उन पॉइंट के अराउंड एक ऐसी ओपन डिस्क मिल रही है क्या
जिसके हर एक पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो पॉइंट हमारा रेगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो यहां हमने देखा कि जीरो के अलावा ये फंक्शन कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं था, जीरो पे डिफरेंशिएबल था। फिर हमने देखा कि जीरो के अराउंड हमने एक ओपन डिस्क बनाई और उस ओपन डिस्क के अंदर जीरो के अलावा किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब जीरो इसका रेगुलर पॉइंट नहीं है, और जीरो के अलावा तो कोई दूसरा पॉइंट इसका रेगुलर पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन नॉन जीरो नंबर पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये फंक्शन हमारा कोई भी रेगुलर पॉइंट नहीं रखता है। इसके बाद देखें अगला एग्जांपल, हमारे पास जो फंक्शन है एफ जेड वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, है ना। अब इस फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सीआर इक्वेशन क्या है, ux y हमारे यहां बात करें तो रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, vxy बोले तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन इज 2xy। डिफरेंशिएबल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि सीआर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सीआर इक्वेशन देखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 2x आ गया। फिर u का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये 2y आ गया। फिर v का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास आ गया 2y। फिर हमने क्या किया, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू y, ये हमारे पास आ गया 2x। अब सीआर इक्वेशन की बात करें, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या है, सीआर कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। सीआर इक्वेशन है कि डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y। तो इसमें देखें तो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू है 2x और डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू है 2x, यानी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। इसके अलावा अगली कंडीशन है डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस के डेल v अपॉन डेल x। यहां हमने एक कंडीशन देखी तो 2y इक्वल टू माइनस के 2y। तो ये कब पॉसिबल है, जब केवल y बराबर 0। कहने का मतलब उन पॉइंट्स पर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी जिनमें y नॉन जीरो है। तो ये सीआर इक्वेशन कहां सेटिस्फाई हो सकती है, जहां y 0 हो, और y 0 कहां होता है, केवल x एक्सिस पर। कहने का मतलब x एक्सिस के अलावा किसी भी पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। और x पे तो हम चेक करेंगे, लेकिन x एक्सिस के अलावा किसी भी दूसरे पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब इन पॉइंट्स के अलावा दूसरे पॉइंट तो डेफिनेटली क्या नहीं होंगे, रेगुलर पॉइंट नहीं होंगे। अब हम चेक करना चाह रहे हैं इन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो यहां हम नेसेसरी कंडीशन यूज कर रहे थे, अब हम सफिशिएंट कंडीशन यूज करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन में पहली कंडीशन थी, हमने पढ़ी थी वहां पे कि ux uy vx vy ये क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने निकाल ली इनकी वैल्यू 2x 2y 2y 2x। इसके बाद ये क्या करनी चाहिए, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो पूरे के पूरे x एक्सिस पे ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि x एक्सिस पे क्या होता है, y बराबर 0। अब देख लो यहां से 2x बराबर 2x, ये कंडीशन तो वैसे भी सेटिस्फाई हो रही थी, और ये कंडीशन डेल u अपॉन डेल y बराबर माइनस के डेल v अपॉन डेल x, अगर y 0 है तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। यानी x एक्सिस पे ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसके बाद सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई, इसके बाद ux uy vx vy ये क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होनी चाहिए। तो ये देखो 2x यानी x में एक पॉलिनोमियल, ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, और ये भी कॉन्टिन्यूअस है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब सफिशिएंट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब पूरे के पूरे x एक्सिस पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। उसके अलावा किसी दूसरे पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो केवल कहां डिफरेंशिएबल है, केवल x एक्सिस पर। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि कोई भी पॉइंट इसका रेगुलर पॉइंट है या नहीं है। तो मैं कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लिया मैंने z0, अब मैं कहां लूंगा, केवल x एक्सिस पे लूंगा, क्योंकि x एक्सिस के अलावा तो किसी पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं, और जिन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है वो कभी भी रेगुलर पॉइंट नहीं बन सकते। तो हम मैं क्या करूंगा, रेगुलर पॉइंट अगर चेक करना चाहूं तो केवल मैं x एक्सिस पे चेक करूंगा। तो मैंने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया z0 और इसको मैंने सेंटर बना के मैंने एक ओपन डिस्क बनाई। अब मैं चाहे कितनी ही छोटी ओपन डिस्क बना लूं, मेरे को बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन केवल कहां डिफरेंशिएबल है, केवल x एक्सिस पर। बाकी पॉइंट मेरे को बहुत सारे मिल रहे हैं जिन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब z0 इसका रेगुलर पॉइंट नहीं हो सकता, और z0 मैंने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया था x एक्सिस पर, जिस पर ये फंक्शन केवल x एक्सिस पे डिफरेंशिएबल था, है ना, या z0 पर डिफरेंशिएबल था, और z0 मैंने आर्बिट्री पॉइंट लिया था। तो इसका मतलब ये z0 यहां हमने देखा
कि जेड नॉट के अराउंड मैंने एक ओपन डिस्क बनाई, इस ओपन डिस्क में मेरे को बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिल गए जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब जेड नॉट रेगुलर पॉइंट नहीं है, और जेड नॉट आर्बिट्री पॉइंट था एक्स एक्सिस का, इसका मतलब एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर कोई भी पॉइंट इस फंक्शन का रेगुलर पॉइंट नहीं हो सकता, है ना। तो यहां से ये फंक्शन भी कोई रेगुलर पॉइंट नहीं रखता, हैज नो रेगुलर पॉइंट, हैज नो रेगुलर पॉइंट। और एग्जांपल हम देख लें, ये दो एग्जांपल तो हुई थी। जो हमारी लिस्ट ए के फंक्शन है, लिस्ट ए के फंक्शन है ना, जो मैंने 3 लिस्ट बनाई थी उनमें लिस्ट ए के फंक्शन है, उनके जो रेगुलर पॉइंट है पूरे के पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, यानी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर उनका रेगुलर पॉइंट होता है। कैसे? जैसे मेरा पहला फंक्शन था इसमें एफ जेड बराबर e की पावर जेड, और ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन है मेरा, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका मैंने आर्बिट्री पॉइंट लिया। अब ये फंक्शन पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर डिफरेंशिएबल है, मैंने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया जेड नॉट, इसके अराउंड मैंने एक ओपन डिस्क बनाई। अब जब फंक्शन पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल है, तो इस ओपन डिस्क के अंदर हर एक पॉइंट पर भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब जेड नॉट इसका क्या हो गया? एक रेगुलर पॉइंट हो गया। और जेड नॉट एक आर्बिट्री पॉइंट था पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर स्थित हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल। और हर एक पॉइंट पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन का हर एक पॉइंट इस फंक्शन का क्या हो जाएगा? रेगुलर पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो बाकी जैसे इसमें एक और है साइन ऑफ जेड, है ना, इसका भी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रेगुलर पॉइंट होता है। इसके बाद मैं अगर लिस्ट बी के फंक्शन की बात करूं, तो लिस्ट बी के फंक्शन हमारे ऐसे थे, एच जेड बराबर एफ आई जेड अपॉन एफ जे जेड, है ना, एफ आई जेड अपॉन एफ जे जेड। और यहाँ एफ आई और एफ जे ये दोनों लिस्ट ए के फंक्शन थे। तो वो सारे पॉइंट जिन पे ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, ध्यान से सुने, वो सारे पॉइंट जिन पे ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, वो सारे इस फंक्शन के रेगुलर पॉइंट होते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, मान लीजिए एच जेड बराबर साइन जेड अपॉन जेड, तो इसका डिनोमिनेटर कहां जीरो हो रहा है? जीरो पर। तो जीरो के अलावा सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसके रेगुलर पॉइंट होते हैं। तो इसके जो रेगुलर पॉइंट्स का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से जीरो को घटा दो। तो जो लिस्ट बी के फंक्शन है उनके रेगुलर पॉइंट का अगर सेट निकालें तो क्या होगा? वो सारे पॉइंट आ जाएंगे जिन पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से वो सारे पॉइंट घटा दो जिन पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, जिन पर ये इसका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है ना। तो अगर हमको लिस्ट बी के फंक्शंस हैं, इनका हमको क्या निकालना है? रेगुलर पॉइंट्स का सेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के अंदर से वो सारे पॉइंट्स घटा देंगे जिनमें इनका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रेगुलर पॉइंट क्या होता है। अब आगे चलते हैं। देखो, अगर f रेगुलर है z नॉट पर, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क अराउंड z नॉट ऑन विच f इज थ्रू आउट डिफरेंशिएबल। यही तो हम कह रहे थे डेफिनेशन में कि कोई फंक्शन है जिसका z नॉट रेगुलर पॉइंट है, तो z नॉट के अराउंड एक ऐसी ओपन डिस्क मिलेगी कि इस ओपन डिस्क के अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये चीज हो गई। इसके बाद एवरी पॉइंट ऑफ दिस डिस्क इज आल्सो अ रेगुलर पॉइंट। इस डिस्क के अंदर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो भी क्या होंगे? रेगुलर पॉइंट होंगे। कैसे? मैंने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया ये, तो इसके अराउंड मैं एक ओपन डिस्क बना सकता हूं। इस ओपन डिस्क के अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन वापस क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि जेड नॉट के अराउंड मैंने क्या की थी? ओपन डिस्क बनाई थी, और जेड नॉट रेगुलर पॉइंट था, तो इस ओपन डिस्क के अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल था। अब मैंने क्या किया? यहाँ एक दूसरा पॉइंट लिया, उसके अराउंड एक और ओपन डिस्क मिल गई जिसके अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया। इसका मतलब इस ओपन डिस्क के अंदर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स भी एफ के रेगुलर पॉइंट है। इसके बाद देखें, जो रेगुलर पॉइंट्स का सेट है उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स ऑफ एफ। और ये कैसे डिफाइन करेंगे? इसके अंदर वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जो इस फंक्शन एफ के रेगुलर पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एनालिटिक फंक्शन। लेट एफ इज डिफाइंड ऑन डी, देन वी से एफ इज एनालिटिक ऑन डी इफ एवरी पॉइंट ऑफ डी इज रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ। कहने का मतलब किसी फंक्शन एफ को जो डी पर डिफाइंड है उसको हम कहेंगे एनालिटिक फंक्शन ऑन डी, अगर डी का हर एक पॉइंट उस फंक्शन का रेगुलर पॉइंट है। या अलग लैंग्वेज में पढ़ें तो एफ इज सेड टू बी एनालिटिक ऑन डी इफ
इट इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ डी। कहने का मतलब फंक्शन एफ जो डी पर डिफाइंड है और डी पर, इसको एनालिटिक कहेंगे अगर डी का हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, ठीक है, तब हम उस फंक्शन एफ को डी पर एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, हमारी लिस्ट ए के फंक्शन थे, लिस्ट ए के फंक्शन थे, हाँ, लिस्ट ए के फंक्शन पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। इसके बाद अगर मैं लिस्ट बी की बात करूं, ये लिखा हुआ भी आगे, ऑल द फंक्शन ऑफ लिस्ट ए आर एनालिटिक ऑन सी, क्योंकि एनालिटिक की डेफिनेशन पढ़े ना, तो सेकंड डेफिनेशन जो अल्टरनेटिव डेफिनेशन दे रखी है वो क्या कह रही है कि एफ को मैं एनालिटिक कहूंगा डी पर अगर एफ डी के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, जबकि हमारी लिस्ट ए के फंक्शन है पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब जो लिस्ट ए के फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट सी पर क्या होंगे, एनालिटिक होंगे। इसके बाद बात करें, ऑल द फंक्शंस ऑफ लिस्ट बी एंड लिस्ट सी आर एनालिटिक ऑन देयर डोमेन। कहने का मतलब जो लिस्ट बी और लिस्ट सी के फंक्शन हैं वो अपने डोमेन में क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं। कैसे ये समझे, जैसे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं एफ जेड बराबर साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये लिस्ट बी का फंक्शन है, कैसे, ये लिस्ट ए का फंक्शन, ये लिस्ट बी का फंक्शन, उनके रेशियो से जो फंक्शन लिस्ट ए का ये भी लिस्ट ए का फंक्शन है, ये भी लिस्ट ए का फंक्शन है, दोनों लिस्ट ए के फंक्शन है और इनके रेशियो से जो फंक्शन बनता है वो लिस्ट बी में जाता है। इस फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन कहां डिफरेंशिएबल होगा, जहां इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, है ना। तो इसका डोमेन क्या बनेगा, डोमेन ऑफ डेफिनेशन, जहां फंक्शन कहां डिफाइंड नहीं है, जब जेड जीरो है तब डिफाइंड नहीं है, तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या कहता है, सी में से जीरो घटा दो, है ना। अब ये फंक्शन क्या होगा, सारे के सारे जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है उन पे डिफरेंशिएबल है। कहने का मतलब ये फंक्शन जो है वो डी पर क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो लिस्ट बी और लिस्ट सी के फंक्शन है वो अपने डोमेन पर क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं, है ना। जैसे हम ये फंक्शंस हैं, हमारे पास दो फंक्शन है, ये इनको हम चेक करना चाह रहे हैं कि एनालिटिक है या नहीं है, और ये फंक्शन डिफाइंड है f1 है, ये भी c से c में डिफाइंड है, और जो f2 है वो भी c से c में डिफाइंड है। हमने देखा ही था कि ये फंक्शन केवल कहां डिफरेंशिएबल था, जीरो पर डिफरेंशिएबल था, जबकि c पर एनालिटिक होने के लिए क्या कंडीशन थी कि ये c के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जबकि ये कहां डिफरेंशिएबल है, केवल जीरो पर डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा c पर। इसके बाद बात करें, ये फंक्शन केवल कहां डिफरेंशिएबल था, केवल एक्स एक्सिस पर डिफरेंशिएबल था, जबकि सी पर एनालिटिक होने के लिए क्या होना चाहिए था कि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए था। तो ये फंक्शन भी क्या नहीं होगा, एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद हम समझे प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। जो एनालिटिक फंक्शंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। मान लीजिए एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी एक एनालिटिक फंक्शन है जो डी पर डिफाइंड है, तब यू एंड वी आर हार्मोनिक ऑन एस, और ये सेट S मैंने कैसे डिफाइन किया, अगर x प्लस आयोटा बाई डी के अंदर आ रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो किसके अंदर आएंगे, S के अंदर। तो D के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उसके सेट को मैं कहता हूं S। तो U और V ये दोनों हार्मोनिक होंगे S पर, और S पे हार्मोनिक होने का मतलब क्या है कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कहने का मतलब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस सेट, है ना। डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस सेट, है ना। और इसके बाद इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो, और इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो। तो ये एक नोटेशन है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। इसके बाद अगर मान लीजिए मेरा फंक्शन है u प्लस आयोटा वी और ये एनालिटिक है, तब v को u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं। जो इमेजिनरी पार्ट है वो रियल पार्ट का कहलाता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो ध्यान रखना, कभी भी आपसे ऐसे कह दें कि v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, तो एक फंक्शन बने एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, ये हमेशा होता है डिफरेंशिएबल। दोबारा समझे, अगर आपसे कह दिया जाए कि v क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का, तब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन बनेगा u प्लस आयोटा वी, ये हमेशा क्या रहेगा,
एनालिटिक रहेगा। एक चीज और समझें आप, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन दे रखा है एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी, है ना, और ये डी पर डिफाइंड है, सेट डी पर डिफाइंड है ना, और मैंने एक सेट एस डिफाइन किया, इसके अंदर आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, और कौन से ऑर्डर्ड पेयर, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर डी के अंदर आ रहे हैं, है ना। तो ये मैंने एक सेट एस डिफाइन किया, और u और v ये दोनों क्या करते हैं, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस सेट। इस सेट के हर एक पॉइंट पर CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, साथ में हर पॉइंट पर लाप्लास इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये फंक्शन डेफिनेटली क्या होगा, डी पर एनालिटिक होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई फंक्शन है एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी, है ना, जो डी पर डिफाइंड है, डी के कॉरस्पॉन्डिंग जो डी के पॉइंट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर्स बने उसके सेट को मैंने एस कह दिया। अगर यू और वी एस के हर एक पॉइंट पर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, साथ में हर एक पॉइंट पर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करें यू और वी, तब हम कहेंगे ये फंक्शन एफ जेड डी पर एनालिटिक है, डेफिनेटली एनालिटिक हो जाएगा। इसके बाद आता है इंटायर फंक्शन। एफ इज सेड टू बी इंटायर फंक्शन इफ इट इज एनालिटिक एवरीवेयर इन सी। कहने का मतलब किसी फंक्शन को हम कहते हैं इंटायर फंक्शन अगर वो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाए, है ना, दैट इज एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन सी। या कहते हैं कि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए। बात तो वही है कि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो जाए, या पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। तो ऐसी फंक्शंस को हम कहते हैं इंटायर फंक्शन। जो हमारी लिस्ट ए के फंक्शन थे, हमारी लिस्ट ए के जो फंक्शन थे वो सारे के सारे फंक्शन पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर डिफरेंशिएबल थे। इसका मतलब वो सारे के सारे फंक्शन वो क्या, इंटायर, ठीक है। उनके अलावा फंक्शन और भी है जो इंटायर हो सकते हैं। सपोज करो एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया एफ जेड, हाँ, और ये फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूं फ्रॉम सी टू सी, और ये मैंने डिफाइन किया साइन जेड अपॉन जेड जब जेड की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और मैंने डिफाइन कर लिया 1 जब जेड की वैल्यू क्या है, 0 है। ये फंक्शन भी इंटायर फंक्शन होता है। कैसे, अगर हम केवल इस फंक्शन की बात करते साइन जेड अपॉन जेड, तो ये हमारी लिस्ट बी का फंक्शन होता, और लिस्ट बी का फंक्शन क्या होगा, 0 के अलावा हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल। तो ये जो फंक्शन है यहां से 0 के अलावा हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ये जो फंक्शन था हमारा 0 पर डिफाइंड नहीं था, हमने क्या किया, इस फंक्शन को 0 पे भी डिफाइंड कर लिया। अब देखो ये यहां से हमको पता लग रहा है कि 0 के अलावा हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। 0 पे हम चेक कर लेते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। 0 पे अगर हम चेक करें तो सबसे पहले हम फाई जेड डिफाइन करेंगे। फाई जेड होगा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जेड माइनस 0। तो ये यहां से बन गया साइन जेड अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन जेड। तो ये बन जाएगा मेरा साइन जेड माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर। अब मैं लिमिट की बात करता हूं, लिमिट z टेंड्स टू 0 फाई ऑफ z, तो हमारे पास आ गया लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन z माइनस z अपॉन z स्क्वायर। अगर z बराबर 0 रखूं तो 0/0 फॉर्म, तो मैं लॉपिटल लॉ यूज करूंगा, लिमिट z टेंड्स टू 0, ऊपर मैंने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू z, तो यहां आ गया cos ऑफ z माइनस 1 अपॉन 2z। फिर मैंने z की जगह 0 रखा तो फिर क्या बन गया, 0/0 फॉर्म बन गया। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 माइनस की साइन z अपॉन 2, जब z बराबर 0 रखा तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। कहने का मतलब ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है। तो 0 के अलावा तो डिफरेंशिएबल था ही, 0 पर भी डिफरेंशिएबल हो गया। तो 0 के अलावा डिफरेंशिएबल और 0 पर भी डिफरेंशिएबल, कहने का मतलब पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर डिफरेंशिएबल। इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या हो गया, इंटायर फंक्शन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लिस्ट ए के फंक्शन है वो तो इंटायर फंक्शन होते ही हैं, उनके अलावा कोई और फंक्शन भी हो सकते हैं जो इंटायर हो। जैसे हमने ये एग्जांपल पढ़ा है कि ना तो लिस्ट ए में है ना लिस्ट बी में है, क्योंकि लिस्ट बी में तो केवल ये फंक्शन था ना, यहाँ जो 0 पे डिफाइंड नहीं था, ये तो अलग फंक्शन बन गया ना कि जो 0 पे भी डिफाइंड है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं जो इंटायर फंक्शन हो सकते हैं। तो इंटायर फंक्शन होने के लिए जरूरी क्या है कि वो फंक्शन पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। आगे देखते हैं,
कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन एफ जेड टू बी कांस्टेंट। कुछ कंडीशंस हैं जिनमें एनालिटिक फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है, उन कंडीशंस को हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है एफ यू प्लस आयोटा वी, है ना, एफ बराबर यू प्लस आयोटा वी, ये एनालिटिक फंक्शन है डी पर, है ना। देन एफ जेड विल बी कांस्टेंट इफ एनी ऑफ फॉलोइंग केस अराइज, इनमें से कोई सा भी एक केस बन जाए तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा ऑन डी। कैसे? पहला केस है कि हर पॉइंट पर, डी के हर एक पॉइंट पर इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 के बराबर आ जाए, तब फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये तो सीधा है, तो इसको इंटीग्रेट करके सीधा आप क्या करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो एफ जेड बराबर सम कांस्टेंट सी आ जाएगा। कहने का मतलब अगर डी के हर एक पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, वो 0 के बराबर है तो फंक्शन डी पर कांस्टेंट फंक्शन है। इसके बाद देखें, इफ यू एंड वी आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर देन एफ इज कांस्टेंट। इस चीज को हम समझते हैं, ये क्या कह रहा है कि यू और वी एक दूसरे के क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अगर देखो हम अगर ऐसा मानते हैं कि यू हार्मोनिक कॉन्जुगेट है वी का और वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट है यू का, अगर वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट है यू का तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन बनेगा एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, ये क्या होगा, एनालिटिक होगा। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर v हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का तो जो फंक्शन बन रहा है u प्लस आयोटा v वो हमेशा क्या होता है, एनालिटिक। यहां देखो एक दूसरे के हैं तो u फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा v का, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन बनेगा जी जेड v प्लस आयोटा v u, v प्लस आयोटा u, ये भी क्या होगा, एनालिटिक होगा। अब देखो एनालिटिक है डी पर, इसका मतलब क्या है, डी के हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डी के हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल के लिए नेसेसरी कंडीशन थी कि वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से देखो अगर ये फंक्शन एनालिटिक तो ये भी क्या करेगा, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए जो सीआर इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स, रियल पार्ट है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। और आगे बढ़ेगी रियल पार्ट का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इक्वल टू माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको मैंने फर्स्ट कह दिया, इसको मैंने सेकंड कह दिया। दोबारा देखिए, जो फंक्शन हमारे पास है gz, जो फंक्शन हमारे पास है gz वो भी तो क्या है, एनालिटिक है d पर। अगर वो भी एनालिटिक है डी पर तो वो भी क्या करेगा, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सीआर इक्वेशन क्या कहेगी, रियल पार्ट v है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू y। तो डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू डेल u अपॉन डेल y, इसको मैंने इक्वेशन थर्ड कह दिया। इसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रियल पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 4। अब एक चीज देखिए, जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन 4 है, इन दोनों को मैं देखूं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इसके बराबर है डेल बी अपॉन डेल वाई के बराबर, और डेल बी अपॉन डेल वाई किसके बराबर है, माइनस के डेल यू अपॉन डेल एक्स के बराबर। फर्स्ट और सेकंड से मेरे को पता लगा कि जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहां से पता लग गया मेरे को कि डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर। क्यों, इसको इधर ले आना, तो 2 टाइम डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, 2 को 0 की तरफ भेज देना, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। फिर मैंने देखा जो डेल यू अपॉन डेल वाई है वो किसके बराबर है, माइनस के डेल बी अपॉन डेल एक्स के बराबर, और डेल बी अपॉन डेल एक्स इसके बराबर है डेल यू अपॉन डेल वाई के। तो मैं सेकंड और थर्ड का यूज करूंगा, सेकंड एंड थर्ड, और सेकंड और थर्ड का यूज करके मेरे को मिलेगा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहां से मेरे को मिल जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। अब एक चीज देखें, u हमारा फंक्शन होता है x और y का, और u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन भी 0 और u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन भी 0। इसका मतलब u किसी न किसी कांस्टेंट c के बराबर होगा, क्योंकि ये x पे भी डिपेंड नहीं कर रहा और y पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये क्या है, कुछ न कुछ कांस्टेंट है। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, सेम तरीके कैलकुलेशन करके हम क्या कर सकते हैं, v को भी कांस्टेंट दिखा सकते हैं। कैसे भाई, यहां से देखो
जो डेल वी अपॉन डेल एक्स वो किसके बराबर है, डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर, और यहां से डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर है, माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर। इन दोनों से मेरे को मिल जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर 0, है ना। और सेम तरीके से मैं क्या करूंगा, इनका इसका और इसका यूज करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो v x पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, y पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, और v मेरा फंक्शन होता है x y का, ना x पे डिपेंड कर रहा ना y पे डिपेंड कर रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब u भी कांस्टेंट हो गया, v भी कांस्टेंट हो गया, तो हमारा फंक्शन की f क्या था, u प्लस आयोटा v, u इज कांस्टेंट c और v इज कांस्टेंट d, तो ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया, c प्लस आयोटा d, कहने का मतलब हो गया कांस्टेंट। तो इस केस में भी फंक्शन क्या हो जाता है, हमारा कांस्टेंट हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए कि कोई फंक्शन है एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी और यू और वी आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, तब वो फंक्शन डेफिनेटली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके बाद देखें आगे, ईदर ऑफ रियल और इमेजिनरी पार्ट इज कांस्टेंट देन एफ इज कांस्टेंट। क्या कह रहा है कि फंक्शन हमारा एनालिटिक तो था ही, साथ में क्या दे रखा है, या तो रियल पार्ट कांस्टेंट है या इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट है, ऐसा आपको दे रखा है, तब भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कैसे, हम मान लेते हैं कि जो रियल पार्ट है वो क्या है, कांस्टेंट के बराबर, फिर इमेजिनरी पार्ट को मान लेंगे। अगर रियल पार्ट कांस्टेंट है और फंक्शन अगर एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि डेल यू अपॉन डेल एक्स ये किसके बराबर होगा, डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर, और डेल यू अपॉन डेल वाई ये किसके बराबर होगा, माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर। अब चूंकि u इज कांस्टेंट तो u का x के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, 0। कहने का मतलब जो डेल v अपॉन डेल y वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। सेम तरीके से u कांस्टेंट है तो इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कितना होगा, 0। तो यहां से हमको क्या मिल गया, डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0। अब v हमारा फंक्शन होता है x y का, जो ना तो x पे डिपेंड कर रहा है ना y पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तब u भी कांस्टेंट हो गया, v भी कांस्टेंट हो गया, जो हमारा फंक्शन है f बराबर u प्लस आयोटा v ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर ये कंडीशन दे रखी है कि मॉड ऑफ एफ जेड कांस्टेंट है तो भी फंक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद इफ ए यू प्लस बी वी इक्वल टू सी देन एफ बराबर यू प्लस आयोटा वी इज कांस्टेंट। अगर हमको दे रखा है एक लीनियर इक्वेशन जिसको u और v सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस केस में भी ये फंक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट। कहने का मतलब u और v एक लाइन पर, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तभी तो ये लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद इफ u एंड v लाइज ऑन एनी कर्व, इसको हम देख भी सकते हैं अगर चाहे तो ना, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए u और v किसी कंडीशन के अंदर आपको दे रखे हैं ए यू प्लस बी वी इक्वल टू सी, तो भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद देखें कि अगर u और v ये लाई करते हैं ऑन एनी कर्व देन f इज कांस्टेंट। यहां तो हम कह रहे थे कि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है तो फंक्शन कांस्टेंट हो जा रहा है। अगर कोई भी रिलेशन दे रखा है आपको u और v में, कहने का मतलब u और v किसी भी कर्व पर लाई कर रहे हो तो भी फंक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद दे रखा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ f अगर कांस्टेंट है तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को हम समझ सकते हैं, इसका प्रूफ काफी छोटा है। हमको क्या दे रखा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ f क्या है, कांस्टेंट के बराबर है। तो हम f की बात करें तो f हमारे पास होता है u प्लस आयोटा v, और अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ f की बात करें दैट विल बी tan इनवर्स v अपॉन u, और ये हमको क्या दे रखा है, किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर, तो हमने इसको c मान लिया। तो यहां से tan इनवर्स u अपॉन v ये किसके बराबर आ गया, c के बराबर। तो यहां से u अपॉन v किसके बराबर आ गया, tan c, और जब c कांस्टेंट है tan c भी क्या होगा, कुछ न कुछ कांस्टेंट है, इसको मैंने k मान लिया। तो यहां से ये क्या हो गया, u, फिर उल्टा लिख दिया मैंने यहां पे, या हमारे पास tan इनवर्स v अपॉन u c के बराबर था, तो हमारे पास जो tan इनवर्स v अपॉन u वो किसके बराबर आ गया, किसी न किसी कांस्टेंट c के बराबर। तो यहां से जो v अपॉन u है, यहां से जो v अपॉन u है वो किसके बराबर हो गया, tan c के बराबर। जब c कांस्टेंट है तो tan c किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, इसको हमने k कह दिया। तो यहां से हमारे पास आ गया v बराबर ku,
और v को मैं उधर ले गया तो ये इक्वेशन बन गई के यू माइनस वी इक्वल टू 0। अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है ना भाई, जहां a की वैल्यू k हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई और c की वैल्यू 0 हो गई। कहने का मतलब u और v किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस केस से हम क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस केस में भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दोबारा देख लें केस को। पहला केस तो क्या है, पहला केस हमने यहां से मिटा दिया। पहला केस था कि अगर किसी फंक्शन, कोई फंक्शन है हमारे पास, इसको देख लेते हैं हम दोबारा, है ना, डी पर डिफाइंड है। अगर उसके डी के हर एक पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन 0 है, तब भी हम कह देते हैं कि फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके बाद सेकंड केस था कि u और v आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, तब भी फंक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखें कि ईदर ऑफ रियल और इमेजिनरी पार्ट इज कांस्टेंट देन f इज कांस्टेंट। या तो रियल पार्ट कांस्टेंट दे दे या आपसे कह दे कि इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट है, तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर मॉडुलस ऑफ एफ जेड ये कांस्टेंट है, तो भी हमारे पास f क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद देखें कि अगर u और v किसी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो भी ये फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद हमने कहा कि u और v किसी कर्व पे भी लाई कर रहा है। मैंने कह दिया कि u और v सपोज करो u प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, किसी सर्किल पे लाई कर रहे हैं, तो भी हम कह देंगे कि फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद देखा कि अगर फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो c के बराबर, कांस्टेंट c के बराबर है, तो भी फंक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ केस थे जिनमें एनालिटिक फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखें आगे, फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। अब हम इस चीज को पढ़ते हैं, इससे काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एनालिटिक फंक्शन का फॉर्मेशन। तो यहाँ एक मेथड है जिसका नाम है मिलन थॉम्पसन मेथड, और इसमें क्या होगा, आपको जो रियल पार्ट है फंक्शन का वो आपको दे रखा होगा और आपको फाइंड करना पड़ेगा ये पूरा का पूरा फंक्शन f बराबर u प्लस आयोटा v। क्या देगा, आपको केवल रियल पार्ट देगा और पूछेगा ये फंक्शन फाइंड करो, और ये फंक्शन हमेशा z के टर्म में आएगा। देखो कैसे, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में जो हमको रियल पार्ट दे रखा है उसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे u y आएगा, ठीक है। इसके बाद जो ux आया उसको मान लिया phi1 ऑफ xy, और जो uy आया उसको मान लिया phi2 ऑफ xy। इसके बाद हम कंसीडर करेंगे f डैश z बराबर phi1 z0 माइनस आयोटा phi2 z0। ये f डैश z है और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास f z आ जाएगा। और ये phi1 z0 हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ x की जगह z रख देंगे और y की जगह 0 रख देंगे। phi2 z0 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ x की जगह z रख देंगे, y की जगह 0 रख देंगे, और बाद में जब f डैश z आ जाएगा उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे और इंटीग्रेशन करने पर हमको फंक्शन f z मिल जाएगा। देखते हैं कोई क्वेश्चन से समझते हैं। फाइंड एनालिटिक फंक्शन f बराबर u प्लस आयोटा y वेयर रियल पार्ट इज गिवन बाय uxy इक्वल टू e की पावर x इनटू x cos y माइनस y sin y, है ना। तो हमको जो रियल पार्ट है फंक्शन का वो दे रखा है e की पावर x इनटू x cos y माइनस y sin y, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल u अपॉन डेल x, बोले तो u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं। तो डेल u अपॉन डेल x, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो e की पावर x का e की पावर x, बाकी को मैंने ऐसे की ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, प्लस अब e की पावर x को छोड़ दिया, आगे वाले क्या किया, तो x का 1 और cos y का cos y, बाकी y की टर्म्स हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो कितना हो गया, 0 हो गया। इसको मैंने क्या मान लिया, phi1 xy, तो यहीं से मैं क्या कर देता हूं, phi1 z0 फाइंड कर लेता हूं। तो phi1 z0 x की जगह z रखूंगा, y की जगह 0 रखूंगा, तो x की जगह z रखा तो e की पावर z, और ये कितना हो गया z, और y की जगह 0 का तो cos 0 1 हो गया, यहाँ y की जगह 0 होते पूरा 0 हो गया, है ना। और यहाँ x की जगह मैंने z रखा तो e की पावर z, और y की जगह 0 रखा तो cos 0 कितना हो गया 1। तो यहाँ से e की पावर z मैंने कॉमन ले लिया, ये बन गया e की पावर z इंटू z प्लस z। इसके बाद मैं फाइंड करता हूँ क्या, uy क्या होगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो e की पावर x तो कांस्टेंट की तरह आएगा, x cos y का हो जाएगा माइनस के sin y, ठीक है, माइनस
y का कितना हो गया 1, साइन y को मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया, माइनस y को छोड़ दिया, साइन y का हो गया cos y। इसको मैंने मान लिया phi 2 xy। अब यहीं से मैं क्या फाइंड कर लेता हूं, phi 2 z0। तो x की जगह z रखूंगा, y की जगह 0, e की पावर z। x की जगह z रखा, y की जगह 0 रखा तो ये 0 हो गया, y की जगह 0 रखा तो ये भी 0, y की जगह 0 रखा तो ये भी 0। तो ये पूरा क्या बन गया, मेरे पास 0 बन गया, है ना। अब मैं बात करूं f डैश z, वो हमारे पास क्या होता है, phi 1 z0 माइनस आयोटा phi 2 z0। तो यहां से अब मैं क्या कर देता हूं, इनकी वैल्यूज रख देता हूं। इनकी वैल्यूज रखूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा e की पावर z इंटू जेड प्लस 1, और पीछे वाला तो ये 0 ही है तो इसको छोड़ देता हूं, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, f डैश z आ गया। f डैश z आ गया तो हम क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करते हैं, हमारे पास f डैश आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट किया तो यहां बढ़ गया एफ जेड, यहां आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर z इंटू जेड प्लस 1 डी जेड प्लस सम कांस्टेंट सी। इंटीग्रेशन करने पर कुछ न कुछ कांस्टेंट जुड़ेगा, तो यहाँ पे आइलेट रूल से करते हैं, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो z प्लस 1 को हम पहला फंक्शन मानेंगे, तो पहले फंक्शन को छोड़ा, दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन e की पावर z, फिर समाकलन e की पावर z प्लस सम कांस्टेंट सी। यहाँ से ये हमारे पास बन गया z इंटू ई की पावर z प्लस ई की पावर z माइनस ई की पावर z, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस सी। तो हमारे पास जो फंक्शन एफ जेड आया वो बन गया z इंटू ई की पावर z प्लस सम कांस्टेंट सी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन फाइंड कर सकते हैं जब आपको रियल पार्ट दे रखा हो, और इस मेथड को कहते हैं मिलन थॉमसन मेथड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा घुमा रखा है उस क्वेश्चन को, कि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, ये एनालिटिक फंक्शन है, और आपको u माइनस वी आपको दे रखा है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आपको फाइंड करना है एफ जेड। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो एफ जेड है वो होता है u प्लस आयोटा वी। अगर मैं बात करूं आयोटा एफ जेड की, तो दिस विल बी माइनस के v प्लस आयोटा u, आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, एफ जेड प्लस आयोटा एफ जेड, तो ये मेरे पास आ जाएगा u माइनस वी प्लस आयोटा u प्लस वी, और इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल एफ जेड। ठीक है, तो यहां से जो कैपिटल एफ जेड है वो किसके बराबर आ गया, इसमें से स्मॉल एफ जेड कॉमन आ रहा है, इंटू 1 प्लस आयोटा, और u माइनस वी को मान लेता हूं मैं कैपिटल u, और इसको मान लेता हूं कैपिटल v, वेयर कैपिटल u इज इक्वल टू u माइनस वी, और u माइनस वी हमारे पास दे रखा है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब मिलन थॉमसन मेथड निकाल यूज करेंगे कैपिटल एफ जेड निकालने के बाद, और कैपिटल एफ जेड जब हमको मिल जाएगा तो स्मॉल एफ जेड कैसे निकाल देंगे, उसको 1 प्लस आयोटा से डिवाइड करके। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो कैपिटल U है उसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं। तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं, तो पहले इसका करूंगा, इसका 1 हो जाएगा, बाकी उसको मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब आगे वाले को मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया, पीछे वाले का किया तो 2x प्लस 4y, और इसको मैंने मान लिया 5(1)xy। तो यहीं से मैं क्या निकाल लेता हूं, 5(1)z0, तो x की जगह z रखूंगा, y की जगह 0 रखूंगा, ये हो गया z स्क्वायर, और y की जगह 0 होगा तो ये भी 0, ये भी 0। यहां मैंने क्या किया, फिर x की जगह z रखा, y की जगह 0 रखा, तो ये 0 होगी, और यहां मैं क्या करूंगा, x की जगह z रखूंगा तो कितना बढ़ जाएगा, 2z। तो ये कितना हो गया, z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 3z स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके बाद मैं कैपिटल u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू y। तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो पहले इसका करूंगा तो -1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस वाई को मैंने छोड़ दिया, और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये हो गया 4x प्लस 2y। ठीक है,
ये मेरा है फाई टू एक्स वाई, तो यहीं से मैं फाइंड कर लेता हूं फाई टू जेड जीरो। तो फाई टू जेड जीरो मैंने फाइंड किया, तो ये मेरे पास आ गया, एक्स की जगह जेड रखा मैंने, तो माइनस तो बाहर जेड स्क्वायर, और वाई की जगह जीरो का तो ये जीरो है ना, प्लस यहाँ पे एक्स की जगह जेड रखा, वाई की जगह जीरो का तो जीरो है ना, और यहाँ पे रख दिया मैंने एक्स की जगह कितना रख दिया, जेड रख दिया, तो फोर जेड, और वाई की जगह जीरो रख दिया, तो वो तो जीरो हो गया। ये हो गया माइनस के जेड स्क्वायर प्लस के फोर जेड स्क्वायर, बोले तो थ्री जेड स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास ये दोनों आ गए। जब ये मेरे पास दोनों आ गए तो मैं क्या कर सकता हूं, जब ये मेरे पास दोनों आ गए तो जो कैपिटल एफ जेड है वो मेरे पास हो जाएगा फाइव वन, सॉरी इसका जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा फाइव वन जेड जीरो माइनस का आयोटा फाइव टू जेड जीरो, और ये मेरे पास आया था थ्री जेड स्क्वायर माइनस आयोटा की जगह आयोटा, ये भी कितना था थ्री जेड स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, थ्री जेड स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, और ये वन माइनस आयोटा इधर आ गया। अब ये एफ डैश जेड है, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बढ़ जाएगा कैपिटल एफ जेड, और इंटीग्रेशन किया तो जेड क्यूब बाई थ्री, तो थ्री से थ्री कट जाएगा, और वन माइनस आयोटा तो कांस्टेंट है जेड प्लस सम कांस्टेंट सी, कुछ न कुछ कांस्टेंट जुड़ेगा। मेरे को क्या चाहिए था, एफ जेड चाहिए था। इसकी बात करूं तो ये क्या है, वन प्लस आयोटा इंटू एफ जेड, ये किसके बराबर है, वन माइनस आयोटा इंटू जेड क्यूब प्लस सी। अब क्या करता हूँ, वन प्लस आयोटा से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो वन प्लस आयोटा से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो एफ जेड है वो बन गया वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा इंटू जेड क्यूब प्लस सी को जब वन प्लस आयोटा से डिवाइड करूं तो इसको मैंने नया कांस्टेंट मान लिया सी वन। तो यहां से मेरे पास जो एफ जेड है, जो स्मॉल एफ जेड है, उसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, वन माइनस आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ऊपर तो बन गया वन माइनस आयोटा का स्क्वायर, और नीचे बन गया वन का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर जेड क्यूब प्लस सम कांस्टेंट सी। स्क्वायर बोला तो वन माइनस टू आयोटा, और नीचे क्या बनेगा वन माइनस माइनस वन जेड क्यूब प्लस सम कांस्टेंट सी। ये कैंसिल हो गया, नीचे कितना बनेगा टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस क्या आयोटा जेड क्यूब प्लस सी, ये हमारा एफ जेड होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिलन थॉमसन मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद देखें आगे, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट। मान लीजिए आपको ये क्या दे रखा है, एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है, यू प्लस आयोटा वी, वी को हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं। यू का ध्यान रखना, जो इमेजिनरी पार्ट है एनालिटिक फंक्शन का उसको रियल पार्ट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं, है ना। तो यू प्लस आयोटा वी ये क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, और आपको यू और वी ये दोनों क्या है, हार्मोनिक है। हार्मोनिक का मतलब क्या है कि दोनों जो हमारी लाप्लास इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। अब आपको क्या करना है, यू एक्स वाई आपको दे रखा है और आपको फाइंड करना है वी एक्स वाई। तो देखो वी एक्स वाई कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि वी फंक्शन होता है एक्स वाई का, तो वी का जो डिफरेंशिएशन करेंगे दैट विल बी डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। अब हमको क्या दे रखा है, उसने यू एक्स वाई दे रखा है, तो यू एक्स वाई की हेल्प से हमको वी फाइंड करना है। अब चूंकि फंक्शन अगर एनालिटिक है, एनालिटिक का मतलब हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, डोमेन डी के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है सीआर इक्वेशन। तो कहने का मतलब ये जो यू और वी है वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सीआर इक्वेशन क्या होगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स। हम क्या करते हैं, इनको यहां यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमको क्या कर रखा है, वी दे नहीं रखा, यू दे रखा है, और यू की हेल्प से वी फाइंड करना है। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह मैं लिख सकता हूं डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई। ये वैल्यू किसकी है, डी वी की, और इसको इंटीग्रेट करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वी की।
ठीक है। लेकिन जब भी आप इंटीग्रेशन करें तो आप ध्यान रखना, इसका तो इंटीग्रेशन कर दोगे है ना, जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन यहां जब इंटीग्रेशन करें तो आपको ध्यान रखना है, यहां केवल उन्हीं टर्म का इंटीग्रेशन करना जिनमें केवल x आ रहा है। अगर ऐसी कोई टर्म है ही नहीं जिसमें केवल x आ रहा हो तो फिर इधर इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, केवल यहीं तक करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको दे रखा है कि so that uxy is equal to 1/2 log of x square plus y square is harmonic, also find its harmonic conjugate। पहला आपको क्या करना है, जो uxy है इसको दिखाना है कि यह हार्मोनिक होना चाहिए। हार्मोनिक कब होगा, जब ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद आपको इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हार्मोनिक दिखाते हैं। तो हमारे पास जो uxy है वो दे रखा है 1/2 log of एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, दैट विल बी 1/2 कांस्टेंट ऐसे कैसे, log का हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे दैट विल बी 2x। तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया हमारे पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार और करते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो नीचे वाले का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाला x, x का कितना हो गया 1, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का कितना हो गया 2x। तो ये हमारे पास बन गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी चाहिए। अगर मैं u को ध्यान से देखूं तो x और y के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, क्योंकि x और y को आपस में इंटरचेंज कर देना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम सीधे निकाल सकते हैं। सीधे कैसे निकालेंगे कि जो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर में y आया है, y को x से रिप्लेस कर देंगे, x को y से रिप्लेस कर देंगे। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इंटरचेंज करेंगे तो प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में। इसके बाद दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। जब ऐड करें तो दोनों में एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और पहले वाले में है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया, इसका मतलब u हार्मोनिक है। अब हमको फाइंड करना है इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट देखो हम कैसे फाइंड करते हैं, हमको v फाइंड करना है। तो हमारे पास हमको पता है तो dv है वो किसके बराबर होता है, माइनस के डेल u अपॉन डेल y dx प्लस डेल u अपॉन डेल x dy। अगर इस फॉर्मूले को भूल भी जाओ तो आपको याद कैसे रखोगे, याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि देखो dv इसके बराबर होता है। फिर आपको पता है फंक्शन एनालिटिक है तो u और v CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, जो डेल v अपॉन डेल x है उसको माइनस के डेल u अपॉन डेल y से रिप्लेस कर देंगे, और जो डेल v अपॉन डेल y है उसको डेल u अपॉन डेल x से रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं या आप सीधे याद रख लेंगे, ठीक है। तो u का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हमारे पास कितना आया था, डेल u अपॉन डेल y हमारे पास आया था x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आया था, सॉरी x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। और जब इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा हमारे पास y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां हमारे पास बन गया माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ कितना है dx, यहाँ कितना है dy, प्लस यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ आएगा हमारे पास dy, ये कितना हो गया dy। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसका तो हो जाएगा v माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। अब यहाँ क्या देखना है आपको, सेपरेट आपको x की टर्म मिल रही है क्या, तो
तो सेपरेट एक्स की टर्म नहीं मिल रही है, तो एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। सेपरेट हमको y की टर्म मिली, सॉरी सेपरेट हमको y की टर्म मिलनी चाहिए थी, तो y की टर्म नहीं मिल रही है, तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, वो हमने ऐड कर दिया। और y जब हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट की तरह लेंगे, तो y बाहर आ गया, इसका हो जाएगा 1/y tan इनवर्स x अपॉन y प्लस सम कांस्टेंट c। y से y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो b आया वो आ गया माइनस के tan इनवर्स x अपॉन y प्लस सम कांस्टेंट c। इसको चाहे तो आप माइनस को ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स माइनस उठाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है, y अपॉन x प्लस c। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा एनालिटिक फंक्शन के बारे में, है ना। फिर हमने पढ़ा कि एनालिटिक फंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर हमने कुछ केस पढ़े थे जिसमें एनालिटिक फंक्शन कांस्टेंट हो रहा था, उसके बाद हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना सीखा। तो इसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे वो इससे काफी रिलेटेड रहेगा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।